टू द पॉइंट वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा गुप्त काल। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारत वंश एक शासन के रूप में नहीं बन सका। इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और संपूर्ण भारत को एक राजनैतिक दृष्टि के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए, श्री गुप्त इसके संस्थापक रहे हैं और प्रभावती गुप्ता के पूर्णा ताम्र जो अभिलेख है उसमें इनको आदिराज कहा गया है। तो आदिराज की उपाधि किसने धारण की? गुप्त काल में। कहाँ से पता चलता है? ताम्रपत्राभिलेख से। किसका है? प्रभावती गुप्ता का। और गुप्त वंशावली के स्रोत कहाँ से पता चलते हैं? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमार गुप्त का विलसड़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। तो ये सब पूछा जाता है कि विलसड़ स्तंभलेख किसका है? तो कुमार गुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का। आगे घटोत्कच इनके पुत्र उत्तराधिकारी बने। और अब सबसे प्रश्न बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रसिद्ध यही रहे और इनका विवाह कुमार देवी से, इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है तो कुमार देवी, जिनसे इनकी सत्ता को बल मिला। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 में गुप्त संवत चलाया। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हमको हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। देखिए, हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्रह था। सिद्धराज अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहीत कहा गया। ये सब इनके पदवी है। और समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरसत कहा जाता है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। और डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को क्या कहा जाता था? आटावी को परिचारक मतलब सेवक बना दिया। और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ किया था। एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दत्त देवी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। ये सब प्रश्न बने हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन वर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। किससे अनुमति प्राप्त की? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। उसके काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं वीरासारण था। अब देखिए, कुछ इन लोगों की उपाधियाँ आती हैं। श्रीगुप्त की उपाधि आदिराज और महाराज, घटोत्कच की महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम की महाराज आदिराज, समुद्रगुप्त की पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य या विक्रमांक, कुमार गुप्त की महेंद्रादित्य या शक्रादित्य, स्कंदगुप्त की क्रमादित्य। अब देखिए आगे,
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की। रामगुप्त के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना और यह एक कमजोर शासक था। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ और शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला किया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि रामगुप्त का छोटा भाई था, यह बात उसको पसंद नहीं आई। उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का वध किया। अब बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। राजशेखर के काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाई, जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थी। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त वंश में यही उपाधियां ज़्यादातर आती हैं। कला एवं संस्कृति से आप बनता है प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध फाहियान आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में प्रश्न बनता है तो कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपड़क, वेताल भट्ट, वरुचि, घटकरबर, वराहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। अब कुमार गुप्त प्रथम के बारे में देखिए। मंदसौर अभिलेख से कुमार गुप्त के शासन का वर्णन मिलता है। सबसे अधिक अभिलेख कुमार गुप्त के ही मिलते हैं। तुमुन अभिलेख में इसे शरतकालीन सूर्य कहा गया है। कुमार गुप्त ने व्याघ्र, बल, पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि उपाधियां धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने ही किया था। बहुत बार प्रश्न बना है। अब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। इसका शासनकाल 40 वर्ष का था, जिसमें गुप्त साम्राज्य अक्षुण्ण बनाए रखा। स्कंदगुप्त, इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपाली या पर्णदत्त का ये पुत्र था, ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोमरण मिहिर कुल प्रसिद्ध हूण राजा था और कहोम स्तंभ लेख से में स्कंदगुप्त को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। किसको? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या में अपनी राजधानी बनाया। अब विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो कल हम इसका प्रशासनिक पद्धति देखेंगे, सैन्य संगठन क्या था। तो कल हम गुप्त वंश खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।